गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 से चैप्टर फर्स्ट को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नेम है रिलेशन एंड फंक्शंस। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको बड़े आराम से इसको समझना है। कई बार हम क्वेश्चन इसके चैप्टर के बेसिक को समझने में थोड़ी सी जल्दबाजी दिखाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो टॉपिक्स हैं वो कंप्लीटली क्लियर नहीं हो पाते हैं और बाद में फिर जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो हमें लगता है कि ये चैप्टर मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप बेसिक टर्म्स को और इसके जो टॉपिक्स हैं उनको बड़े क्लियरली आराम से टाइम देके इसको कवर करते हैं तो आप क्वेश्चंस को बड़े आराम से और बड़े इजीली कर पाएंगे। तो देखिए हम बिल्कुल बेसिक स्टार्ट करते हैं, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था। मैं वहां से इस चैप्टर का बेस स्टार्ट करता हूं और 1 बाय 1 टर्म्स आपको समझाता हूं। तो देखिए हमने 11th क्लास में सेट्स के बारे में पढ़ा था कि व्हाट इज अ सेट। सेट हमने पढ़ा था कि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का, और हमने बताया था कि कौन से कलेक्शन वेल डिफाइंड होते हैं और कौन से नहीं। उसके बाद हमने सेट का रिप्रेजेंटेशन सीखा था, किसी सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। उसके बाद फिर हमने दो सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट करना सीखी थी। तो A क्रॉस B हम निकालना सीख सकते हैं कि अगर आपको किन्हीं दो सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है तो आप ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं? फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स का पेयर बनाते रहना है 1 बाय 1 एलिमेंट्स ऑफ सेट बी सेट के एलिमेंट्स के साथ। जैसे 1 का पेयर 2 से, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। 1 का 3 से, 1 का 4 से, उसी तरह 2 का बनाएंगे अब हम 2 से, 2 का 3 से, 2 का 4 से, 2 का 3 से और 2 का ही 4 से। नेक्स्ट पेयर बनेंगे 3 के साथ, 3 का 2 से, 3 का 3 से और 3 का 4 से। ये हमारा कहलाता था कार्टेशियन प्रोडक्ट। उसके बाद एक टॉपिक और आया था सबसेट। सबसेट क्या होता है कि कोई भी सेट है, कोई दो सेट है A एंड B for 2 sets A and B if all the elements of set A are in set B, then A is called subset of B and is written as this। यानी कि अगर हमारे पास कोई दो सेट हैं A और B, अगर उनमें से A के सारे एलिमेंट B सेट में होते हैं तो हम कहेंगे कि A जो सेट है वो B का सबसेट है। हम एग्जांपल लेके दिखा सकते हैं। 1 2 3 ये ले लेते हैं A सेट और एक B सेट ले लेते हैं 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे देखिए A के सारे एलिमेंट B में है तो इसलिए A सबसेट हो जाएगा B। इसीलिए अंदर एक प्रॉपर सबसेट का सिंबल आता है जिसके अंदर इक्वल पार्ट हट जाता है। प्रॉपर सबसेट में क्या होता है कि B के अंदर कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐसा होता है जो A में नहीं है। जैसे यहाँ पे 4 है और 5 भी है। 4 एलिमेंट जो है वो B में तो है लेकिन A में नहीं है, लेकिन A वाले सारे B में है। कहने का मतलब है अगर B में एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट है ना तो वो उसका प्रॉपर सबसेट होता है, इक्वल का साइन हट जाएगा। अगर ये इसके इक्वल है तब आप इसको सबसेट इक्वल लगा सकते हैं। तो हमने सेट्स के बारे में पढ़ा, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा और सबसेट क्या होता है ये पढ़ा है। तो अब देखिए यहां से हमारा निकल के आता है रिलेशन। अब हम समझते हैं व्हाट इज अ रिलेशन। रिलेशन होता है एनी सबसेट ऑफ
A cross B is called a relation from set A to set B। यानी कि A क्रॉस B का आप कोई भी सबसेट लो, वही क्या है, एक रिलेशन है। किसका रिलेशन है? फ्रॉम सेट A टू सेट B, यानी कि सेट A के एलिमेंट्स का सेट B के एलिमेंट्स के साथ एक रिलेशन है। जैसे ये हमारे पास A क्रॉस B है, अगर हम यहां पे R नाम का एक रिलेशन बनाते हैं, कोई भी एलिमेंट डाल दें उसके अंदर 1 2 1 3 या 2 4, ये जो रहेगा ये एक रिलेशन है। हम इसको R1 डिफाइन कर देते हैं, एक R2 ले लेते हैं, यहीं से ले लेते हैं 2 2 3 3 एंड 3 4, 3 2 भी लगा देते हैं इसके अंदर। तो अब R2 देखें, R1 जो है ये सबसेट है A क्रॉस B, और R2 है ये भी सबसेट है A क्रॉस B। तो सो R1 एंड R2 आर रिलेशंस फ्रॉम A टू B। जो R1 और R2 है ये दोनों क्या है? रिलेशन है। एक्चुअल में R के अंदर क्या होता है, वो X और Y लिए जाते हैं जो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होते हैं, और सच दैट इस तरह से होते हैं कि X बिलोंग्स टू A, Y बिलोंग्स टू B। X A का एलिमेंट होता है, Y B का एलिमेंट होता है, और साथ में X यहाँ पे ब्लैंक फिल कर रहे हैं। ब्लैंक का मतलब है कि यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉपर्टी आएगी, वो एक रूल आएगा जो रूल इन X और Y को एक दूसरे के साथ बाइंड करके रखता है। जैसे हम यहाँ पे देखें, इनका गैप 1 है, इनका 2 है, इनका भी 2 है, कोई ना कोई प्रॉपर्टी है, कोई रूल यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं जिस रूल के अकॉर्डिंग इनको लिखा जा सकता है। तो ये था रिलेशन की डेफिनेशन कि भाई रिलेशन जो होता है वो A क्रॉस B जो रहेगा हमारा उसका एक सबसेट होता है। तो जरूरी नहीं है रिलेशन A टू B हो, A टू A भी हो सकता है, यानी कि A के एलिमेंट्स का खुद A के ही एलिमेंट्स के साथ क्या रिलेशन बनेगा, तो उसके अंदर A क्रॉस A का ही सबसेट होना चाहिए। अब बात करते हैं रिलेशंस की संख्या पे। नंबर ऑफ रिलेशन, किस तरह से कितने रिलेशन बनेंगे। इफ हम मान के चलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इक्वल टू M एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B मान लेते हैं N के। तो भी देखिए उसके लिए हम A क्रॉस B के एलिमेंट्स अगर निकालना चाहें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इक्वल हो जाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A M मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन B दैट इज N इक्वल टू M। ये हमारे A क्रॉस B के अंदर के एलिमेंट आ गए हैं। अब हम यहां पे देखते हैं कि A क्रॉस B के जितने रिलेशन A क्रॉस B के जितने सबसेट बनेंगे उतने ही रिलेशन बनेंगे। क्यों? क्योंकि रिलेशन की डेफिनेशन क्या है? रिलेशन तो A क्रॉस B का सबसेट है। अब A क्रॉस B के जितने सबसेट उतने ही रिलेशन। तो देखिए सबसेट कितने बनेंगे, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अगर आपको किसी भी सेट के सबसेट्स की संख्या फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करेंगे, 2 रेज़ टू पावर mn। mn का मतलब अगर आपको किसी सेट के सबसेट्स की संख्या फाइंड आउट करनी है तो आपको उसके एलिमेंट्स को 2 की पावर में रेज कर देना है। अगर आपको पता करना है कि A के कितने सबसेट बनेंगे, 2 रेज़ टू पावर m सबसेट बनेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन B n है, अगर आपको अकेले B के सबसेट निकालने हैं तो नंबर ऑफ
सबसेट ऑफ बी इक्वल होंगे 2 रेज टू पावर n। अब a क्रॉस b के अंदर mn एलिमेंट है तो इसके सबसेट बन जाएंगे 2 रेज टू पावर mn। तो जितने उसके सबसेट उतने ही रिलेशन। सो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b इक्वल 2 रेज टू पावर m। अगर आपको a रेज टू पावर a टू a निकालने होते a से a तो उसमें a 2 रेज टू पावर m इंटू m मीन्स m स्क्वायर हो जाता। तो उसी तरह से ये नंबर ऑफ रिलेशन हम इस फार्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं। देखिए अब बात करते हैं इस रिलेशन को रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए मैं ज्यादा तो नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये सब चीजें हम शायद 11th क्लास में सीख चुके हैं, मैं केवल उसको रिवाइज करा रहा हूं आपको। एक आती है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखते हैं। जैसे R1 मैं R नाम का एक रिलेशन बना लेता हूं, इन्हीं में से इसी का सबसेट बनाना है मैं केवल 2 2 और 3 3 ये दो ऑर्डर्ड पेयर लिख देता हूं। यानी कि जब आप रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट्स है उनको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखते हैं तो वो हमारी रोस्टर फॉर्म, यानी कि हर एलिमेंट को कोमा से सेपरेट करके लिखा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो फॉर्म आती थी वो सेट बिल्डर फॉर्म होती थी। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म यहां पे सभी एलिमेंट्स को नहीं लिखा जाएगा, यहां पे एक कॉमन प्रॉपर्टी को लिखा जाएगा जो प्रॉपर्टी उसके सभी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगी। तो देखिए यहां पे आप क्या लिख सकते हो, जैसे x y such that x belongs to a y belongs to b। अब देखिए यहां पे क्या प्रॉपर्टी आएगी, x इक्वल टू कि ऐसी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करें कि जिसमें x इक्वल हो y के और फर्स्ट एलिमेंट a से और सेकंड एलिमेंट b से होना चाहिए। भाई फर्स्ट एलिमेंट a से लेना है और सेकंड एलिमेंट b से। अब देख लो इक्वल इक्वल कौन कौन है, 2 का 2 से बनेगा, 3 का 3 से और किसी का बनेगा ही नहीं। यानी कि इसी को हमने रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है। अब देखिए इसी को आप एक और रिप्रेजेंटेशन सीख सकते हैं ग्राफिकल फॉर्म में। अगर आप इसको ग्राफ बना के करना चाहें तो इस तरह से यहां पे 1 2 3 1 2 3 देखिए 2 की इमेज 2 है तो यहां पे 2 और इसकी इमेज 3 की इमेज 3 है तो 3 और यहां पे 3। अगर कोई और उसको भी रिप्रेजेंट करना पड़ जाए, जैसे इसी को मैं बढ़ा के एक्सपेंड कर देता हूं 2 2 3 3 तो हमने लिख लिया 3 4 3 2 को और दिखाना है तो 3 और इसी पे 4 यहां पे हो जाएगा, इससे ऊपर यहां पे 4 रहेगा, 3 4 हो जाएगा और 3 2 यहां पे हो जाएगा। यानी कि ये वाला जो सेट है वो हमने ग्राफिकल फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। एक इसका एरो डायग्राम भी आप बना सकते हैं। एरो डायग्राम के अंदर क्या होता है, ये हमारा ए सेट है, ये बी सेट है, इसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट है और यहां पे लेते हैं हम 2 3 4। अब देखिए अगर इसी को एरो डायग्राम से दिखाना है तो देखिए 2 की इमेज बताई गई है 2, फिर 3 की इमेज बताई गई है 3, साथ में 3 की इमेज 4, 3 की इमेज 2। तो ये एरो डायग्राम से आप इसको दिखा सकते हैं कि 2 की इमेज ये सारे एलिमेंट्स बना सकते हैं। और एक होता है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में हम एक टेबल बनाते हैं और जो हमारे रो होते हैं यहां पे तो एलिमेंट्स लिख दिए जाते हैं एक एलिमेंट 1 2 3
और जो कॉलम्स रहेंगे उसमें एलिमेंट लिखे जाएंगे बी सेट के 2 3 4। तो ये टेबल किस तरह से फिल की जाएगी, जैसे यहां पे देखिए हम इस वाले सेट को रिप्रेजेंट करते हैं टेबुलर फॉर्म में। अब देखिए 1 का 2 के साथ रिलेशन, क्या 1 2 R के अंदर बिलोंग करता है? अगर 1 2 R से बिलोंग करेगा तो उसके लिए हम 1 लिखेंगे। अगर कोई एलिमेंट बिलोंग नहीं करता है तो उसके लिए 0 से इस टेबल को फिल कर दिया जाएगा। 1 रिलेशन R2 रिलेशन है, ये R2 रिलेशन है। 1 R2 2, 1 2 बिलोंग नहीं करता है, 0। क्या 1 3 है इसके अंदर? नहीं है, 0। 1 4 भी नहीं है तो 0। और नेक्स्ट एलिमेंट आता है 2 रिलेटेड टू 2। क्या 2 2 रिलेशन में है तो उसके लिए 1। क्या 2 3 है रिलेशन के अंदर? 2 3 नहीं है तो 0। फिर 2 4 है, नहीं है तो उसके लिए 0। अब 3 2 है, बिलोंग करता है, हमने लिखा हुआ है तो 1। 3 3 बिलोंग करता है 1। 3 4 भी बिलोंग करता है 1। क्यों? देखिए यहां पे 4 एलिमेंट के नीचे 1 आया है तो इसका मतलब रिलेशन के अंदर केवल 4 ही एलिमेंट हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो 2 2 है, एक 3 2 है, 3 3 3 4 है। तो 2 2 3 3 3 2 और 3 4, ये 4 एलिमेंट। तो इस तरह से हम किसी रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम मोस्टली हर क्वेश्चन में करेंगे। तो सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म आपको बड़े अच्छे से समझनी है। ग्राफिकल फॉर्म, एरो डायग्राम और टेबुलर फॉर्म, ये आपको लगभग इनका इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत बेसिक आपको क्लियर होना जरूरी है। तो अब देखिए हम रिलेशन के टाइप्स के बारे में रिलेशन के टाइप्स पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट जो टाइप आएगा उसको हम यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। देखिए मैं इन सारे रिलेशन को पूरा एक्सप्लेन करके नहीं बता रहा हूं, केवल उन रिलेशन के बारे में बताऊंगा जो हमारे सिलेबस में और जिनकी हमें जरूरत पड़नी है। तो यूनिवर्सल रिलेशन जो रहेगा एक ऐसा रिलेशन होगा जो इक्वल होगा A क्रॉस B के। चलिए मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं आपको। अगर हम A लेते हैं 2 4 और B ले लेते हैं 1 2 3, तो उसके लिए 1 2 4 ले लेते हैं। अगर हम A क्रॉस B बनाएंगे तो ये 2 1 2 2 2 4, अब 4 के साथ 4 1 4 2 4 4, ये लेते हैं। A क्रॉस B हमने बना दिया। अब यूनिवर्सल रिलेशन में अगर हम R कोई ऐसा डिफाइन करते हैं जो क्या होगा, x y such that x belongs to A and y belongs to B and x plus y less than equal to 10। अब देखिए इस रिलेशन को अगर आप, ये मैंने लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में, अगर इसको रोस्टर फॉर्म में आप एक्सप्रेस करेंगे तो वो x और y लेने हैं आपको जिनका सम 10 से कम हो, और x A से लेना है, y B से। तो ये सारी तो एलिमेंट आ जाएंगे 2 1 2 2 2 4 4 1 4 2 4 4, यानी कि ये जो R है वो इक्वल मिल गया A क्रॉस। अगर A क्रॉस B के सारे एलिमेंट रिलेशन में आते हैं, दैट रिलेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। और इसी तरह एक रिलेशन रहेगा एम्पटी रिलेशन। एम्पटी रिलेशन में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। देखिए हम R नाम का एक रिलेशन डिफाइन करते हैं, मैं इसी को मॉडिफाई कर देता हूं, x y such that x belongs to A and y belongs to B and x plus y greater than equal to 10। वो एलिमेंट आपको लेने हैं जिनका सम 10 से ग्रेटर या फिर 10 से के इक्वल या उससे ग्रेटर रहेगा।
तो एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं आ रहा है। इसके बाद जो रिलेशन करेंगे वो हम करेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है, अगर हमारे पास कोई सेट ए है और उस सेट ए पे कोई रिलेशन डिफाइन है तो आर नाम का एक ऐसा रिलेशन एक्स वाई जिसके अंदर x, x बिलोंग्स टू x such that x belongs to A and for all x belongs to A, यानी कि वो सारे x जो A से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए x, x क्या होना चाहिए, R से बिलोंग करना चाहिए। यानी कि R जो रिलेशन होगा, देखिए A के अंदर 2 और 4 एलिमेंट हैं तो 2 ऑर्डर्ड पेयर और 4 ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर होंगे, तो ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा। इसके बाद हम करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कब, इफ A, बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। अब देखिए ये रिलेशन और ये रिलेशन मिलते जुलते हैं लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। पहले मैं R नाम का एक रिलेशन बनाता हूं यहां पे, हम ये रिलेशन बना लेते हैं। देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन में और आइडेंटिटी रिलेशन में केवल इतना फर्क है कि आइडेंटिटी रिलेशन में कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होगा। अगर हमने ए पे कोई रिलेशन डिफाइन किया है तो ए के ही एलिमेंट्स के जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे खुद के साथ, मींस 2 यहां पे है तो 2 मिलेगा, 4 यहां पे है तो इसमें केवल 4, इससे अलग कोई और एलिमेंट नहीं मिलेंगे। लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ये एलिमेंट्स तो होंगे ही होंगे लेकिन इनसे ज्यादा एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। तो हमें केवल क्या चेक करना है, 2 और 4 अगर इस रिलेशन में है तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। तो अगर हम यहां पे बात करें तो एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑल्सो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्योंकि इसके अंदर ये जो एलिमेंट्स होंगे वो भी उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन ये वाले एलिमेंट्स इनकी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे 2, 1 है और इसमें 2, 2 नहीं बिलोंग किया है, सॉरी 2, 2 वैसे है तो इसमें, लेकिन एक्स्ट्रा एलिमेंट है इसके अंदर। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन कौन सा रिलेशन होता है, एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर ए भी बिलोंग करता है R से एंड दिस इंप्लाइज दैट आल्सो बी ए बिलोंग्स टू R। यानी कि कोई एलिमेंट, कोई एक ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन के अंदर है और वो रिलेशन के अंदर होने की वजह से उसका इनवर्स मींस बी ए भी रिलेशन में मिल जाएगा तो वो एक सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। और इनको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये कंडीशन लेके चलेंगे और इस कंडीशन को जब हम लेंगे तो ये तो 100% रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी और यहां से हम फिर प्रूव करके दिखाएंगे कि उसके अंदर बी ए भी बिलोंग करता है आर के अंदर, तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा। अब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और एक नेक्स्ट आता है ट्रांजिटिव। हम इन रिलेशंस को प्रूव करना सीखेंगे कि कौन सा रिफ्लेक्सिव है, कौन सा ट्रांजिटिव है, कौन सा सिमेट्रिक है, ये प्रूव करना हमें क्वेश्चंस में ही सीखना है। तो अगर ए बी बिलोंग करता है आर से और साथ में बी सी भी बिलोंग करे आर से और ये दोनों इंप्लाई करते हैं कि ए सी भी बिलोंग करता है आर से, तो वो एक ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। यानी कि सिमेट्रिक रिलेशन के अंदर अगर आप आर को डिफाइन करते हो 2, 3 के साथ, जैसे यहां पे लेते हैं हम 2, 1 और 2, 4, तो ये रिफ्लेक्स, ये सिमेट्रिक तब होगा जब इसके अंदर 1, 2 और 4, 2 भी होते।
तो अब ये एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। अब ये ट्रांजिटिव, अब यही है सेट ट्रांजिटिव कब होता। अच्छा, इसके लिए दूसरा कंडीशन बनाते हैं हम, 2 1 2 2। अगर ये कोई भी सेट लेते हैं, ये कोई भी रिलेशन लेते हैं, अब ये रिलेशन ट्रांजिटिव कब होता। देखिए ए बी और ये बी सी, यानी कि 2 ये कॉमन एलिमेंट है दोनों के अंदर, तो ये एलिमेंट होना चाहिए था। 2 और 4 भी अगर इसके अंदर होता ना, तब ये ट्रांजिटिव होता। लेकिन ये केवल एक एलिमेंट के लिए नहीं, ये सभी एलिमेंट के लिए। जैसे ये 2 पे एंड हुआ है, तो अब 2 से स्टार्ट होने वाले जितने एलिमेंट्स होंगे उन सब के लिए हम ये ट्रांजिटिविटी चेक करेंगे। उसके बाद 2 4, अब 4 से जितने एलिमेंट स्टार्ट होते हैं उन सब के लिए भी चेक करेंगे। तो जितने भी रिलेशन बनेंगे, जितने भी एलिमेंट इनके अंदर आते जाएंगे, उन सब के लिए हमें ये प्रॉपर्टी चेक करनी पड़ेगी। तब अगर वो सब के लिए सेटिस्फाई करता है, तब वो ट्रांजिटिव होगा। अब एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो ऐसे रिलेशन को बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये थे हमारे सारे जो टाइप्स ऑफ रिलेशन थे। इनको हमने केवल इतना डीपली नहीं पढ़ा है, केवल मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है इनका। हमारे सिलेबस के अंदर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हैं, जिनको हम अच्छे से कवर करेंगे अपनी एक्सरसाइज के अंदर। तो यहां तक इस चैप्टर फर्स्ट का बेसिक कंप्लीट होता है। आप इन बेसिक टर्म्स को रिवाइज कीजिए और देखिए हम एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ताकि आपको पता चले कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव कैसे प्रूव किया जाता है, कैसे इनका यूज किया जाता है, इन प्रॉपर्टीज का क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए। क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की स्टेटमेंट लिखी है। फर्स्ट में वैसे 5-6 पार्ट है, मैंने वहां से केवल ये 3 पार्ट लिखे हैं, ताकि आपको मेथड क्लियर हो सके। बाकी क्वेश्चन आपको ट्राई करके देखेंगे। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में स्टेटमेंट है रिलेशन आर इन सेट ए, और सेट ए हमें दिया गया है ये, और रिलेशन डिफाइन किया गया है कि एक्स वाई इक्वल टू 3x माइनस वाई। तो फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। R is a relation in set A equal 1 2 3 up to 13 14, defined as कि R equals to x y such that 3x minus y equal to 0। ये हमारा फर्स्ट रिलेशन है, जो कि यहाँ पे मैंने यूं कहीं लिखा है। अब देखिए पहले हम इसको चेक करते हैं कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं। स्टेटमेंट इससे पहले लिखी गई है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि चेक वेदर द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। हमने चेक करके बताना कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं। पहले हम रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपको रिफ्लेक्सिव चेक करना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या कर लेना है, लेट कर लेना है। ये एक्स वाई की फॉर्म में है, तो एक एक्स सपोज कर लेना है बिलोंग्स टू ए। तो ये फंक्शन डिफाइन, ये रिलेशन डिफाइन है सेट ए पे। तो हम एक एक्स सपोज कर लेते हैं जो कि ए से बिलोंग करता है। अब देखिए अगर ये रिफ्लेक्सिव है, तो क्या होना चाहिए कि x, x जो है वो बिलोंग करना चाहिए r से, और x, x r से कब बिलोंग करेगा, जब x, x इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आपको क्या करना है, अब पुट करना है y इक्वल टू x इन r। r की जो कंडीशन है उसके अंदर y की जगह पे x पुट कर देना है। तो देखिए 3x माइनस x इक्वल टू 0, यहां से 2x इक्वल टू 0 और x इक्वल आ गया 0।
अब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पे कंडीशन आ जाएगी। अगर ये कंडीशन ट्रू आती है तो इसका मतलब ये इससे बिलोंग करता है, x, x उससे बिलोंग करता है। अगर ये कंडीशन फॉल्स आती है तो ये बिलोंग नहीं करता है। अब देखिए x इक्वल टू 0 और x क्या है, x a का एलिमेंट है, तो क्या a के अंदर 0 है? नहीं है। दिस x इक्वल टू 0 डज नॉट बिलोंग्स टू a। ये a से बिलोंग नहीं करता है। अगर ये a से बिलोंग नहीं करता है तो हम क्या कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट x, x डज नॉट बिलोंग टू R। क्योंकि जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0,0 जो कि R के अंदर कहीं से भी नहीं आ सकता। तो अगर ये बिलोंग नहीं करता R से, सो वी कैन से दैट R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अगर ये कंडीशन यहां पे ट्रू आती तो ये x, x बिलोंग कर जाता R से। अब यहां पे फॉल्स आई है तो नहीं बिलोंग करेगा R से, तो ये नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया। उसके बाद हम सिमेट्रिसिटी चेक करते हैं। सिमेट्रिक चेक करने के लिए आपको कहां से स्टार्टिंग करनी है एप्लीकेशन की? आप लेट करेंगे कि एक x, y है जो बिलोंग करता है R से। हमने सपोज किया कि एक्स वाई एलिमेंट R से बिलोंग करता है। अब जब हमने ये लेट ही किया है, ये सपोज ही किया है, तो ये तो 100% R की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और R की कंडीशन क्या है कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 100% होगा। अब अगर yx बिलोंग कर जाए R से, कि अगर हम इस कंडीशन से प्रूव कर दें कि yx भी बिलोंग करता है R से, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। और yx कब बिलोंग करेगा R से? देखिए भाई कंडीशन क्या है, xy R से बिलोंग करता है कब? जब 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट माइनस सेकेंड एलिमेंट इक्वल होगा 0 के। तो ये yx कब बिलोंग करेगा? जब 3y माइनस x इक्वल होगा 0 के। अब हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि इस कंडीशन से 3y माइनस एक्स इक्वल 0 बना सके। अगर यहां से हमने ये बना लिया तो ये सिमेट्रिक है। अगर यहां से ये नहीं बना तो ये सिमेट्रिक नहीं है। तो उसके लिए हमें पहले किसकी जरूरत पड़ेगी? 3y की वैल्यू निकाल लें हम। 3y की वैल्यू कैसे निकल जाएगी भाई? हम इसको उधर लेके चले जाएं। दिस इंप्लाइज दैट 3x इक्वल टू y। अब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 3, क्योंकि हमें y को 3 से मल्टीप्लाई करना है। और ये तो होगा ही 100%। जब 3x माइनस वाई 0 के बराबर है तो हम कह सकते हैं कि 3x इक्वल टू y है। और दो इक्वल साइड को जब हम किसी इक्वल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे वो तब भी इक्वल रहेगी, यानी कि 9x इक्वल आ जाएगा 3y। और इसको उस साइड लेके जाएंगे हम तो 3y माइनस 9x इक्वल टू 0 आएगा। यानी कि जब 3y में से 9x माइनस करते हैं ना तब वो 0 हो जाता है। ये तो इस दी गई कंडीशन से बनाया है हमने, और हमने तो प्रूव करना है कि 3y माइनस x 0। जब 3y माइनस 9x 0 है तो इसका मतलब ये है कि 3y माइनस x, अगर यहां से 9 हट गया ना, देन दैट विल नॉट इक्वल टू 0। तो वो किसी भी कंडीशन में अगर 9 यहां से हटा दिया तो वो 0 के इक्वल नहीं आएगा। अगर ये 0 के इक्वल नहीं है then this implies that कि y, x does not belong to R। और ये yx R से बिलोंग नहीं करेगा तो we can say that so R is not symmetric। बस स्टार्टिंग कहां से करनी है कि xy बिलोंग टू R हमने मानना है, वहां से हमने कंडीशन ले लेनी है 100% सेटिस्फाई करेगा। फिर कोशिश करनी है कि ये 3y माइनस x 0 में बना के देखना है। भाई हमने इसी कंडीशन से 3y माइनस समथिंग बनाया, 3y माइनस 9x 0 आया। अगर यहां से 9 हटेगा तो वो 0 के इक्वल नहीं होगा, तो वो 0 के इक्वल नहीं होगा तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा।
अब देखिए हम चेक करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हम सपोज करेंगे ऐसे दो एलिमेंट लेंगे, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड नेक्स्ट वाई जेड बिलोंग टू आर। हम ये दो एलिमेंट 100% लेके चलेंगे। अब ये दोनों जब आर से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये तो हमने सपोज ही किए हैं, तो दिस इंप्लाइज दैट ये 100% इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि भाई 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 एंड ये 3y माइनस जेड इक्वल टू 0, ये भी 100% हो जाएगा। क्योंकि क्या है रिलेशन के अंदर, फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई 3 माइनस सेकेंड, तो फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई 3 माइनस सेकेंड इक्वल टू 0, ये हो चुका है हमारे पास। अब देखिए हमें चेक क्या करना है कि क्या एक्स जेड बिलोंग करेगा आर से। एक्स जेड आर से कब बिलोंग कर सकता है, जब 3x माइनस जेड इक्वल टू 0। अब 3x माइनस जेड बनाना है तो क्या कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके हम 3x माइनस जेड बनाते हैं। यहां पे ये x और y की टर्म में है, ये y और z की टर्म में है, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, इक्वेशन 1 या 2 में से किसी एक में से y की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर सकते हैं। तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी y इक्वल टू 3x, ये 3x हम वहां पे मल्टीप्लाई करके वहां पे पुट कर देते हैं। दिस इंप्लाइज दैट 3 और y की जो वैल्यू है वो यहां से निकाल लेते हैं, ये y उधर जाके प्लस y की जगह 3x आ जाएगा एंड माइनस जेड इक्वल टू 0। हमने इन दोनों को x और z में कन्वर्ट कर लिया है सब्स्टिट्यूट करके। तो ये दिस इंप्लाइज दैट 9x माइनस जेड इक्वल टू 0। हमें प्रूव क्या करना था, 3x माइनस जेड 0। भाई जब 9x माइनस जेड 0 आता है तो अगर आपने 9 की जगह 3 कर दोगे तब थोड़ी ना वो 0 हो जाएगा। देन दिस इंप्लाइज दैट कि 3x माइनस जेड इज नॉट इक्वल टू 0। अगर 3x माइनस जेड 0 के इक्वल नहीं है, देन वी कैन से दैट कि x, z does not belong to R. Then so R is not transitive. भाई हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये लिखने का जो मेथड है वो आप एक बार ध्यान से रखें, इसको स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ये मेथड लगभग सेम टू सेम चलेगा आगे वाले क्वेश्चंस में। लेकिन ये तो मैंने जो बताया आपको, ये स्टैंडर्ड मेथड बताया है, तो इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जिनमें R को रोस्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है। जिन केस में आप R को रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं तो उस केस में आप बड़ा इजीली उसका आंसर निकाल सकते थे। जैसे R को हम रोस्टर फॉर्म में लिखें 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। भाई अगर x की वैल्यू a से लेनी है, x और y जो होंगे वो a से लेने हैं। अगर आप x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y की वैल्यू 3 आएगी, क्योंकि इस केस में 1 का रिलेशन बनेगा 3 के साथ, क्योंकि 3x माइनस वाई 0 बनता है। अगर आप x की वैल्यू 2 लेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 6 आएगी, तो ये एलिमेंट आ जाएगा। 3 के साथ 9 आएगा, 4 के साथ 12 आएगा, 5 के साथ 15 आएगा, लेकिन 15 a से थोड़ी ना बिलोंग करता है, क्योंकि हमारा रिलेशन तो a पे डिफाइंड है, तो इसलिए उसको नहीं लेंगे, हमारा रिलेशन यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। अब अगर आपको रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो केवल क्या लिखना है, भाई देखो 1 बिलोंग करता है a से, बट 1,1 डज नॉट बिलोंग टू r, सो r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। उसी तरह अगर आपको सिमेट्रिक चेक करना है तो आपको लिखना है 1,3 बिलोंग करता है r से। क्या 3,1 है इसके अंदर? नहीं है, तो बट 3,1 does not belong to R, so R is not symmetric. अगर आपको ट्रांजिटिव लेना है तो देखिए 1,3, अब 3 से स्टार्ट होने वाला, देखिए 1,3 बिलोंग करता है R से और 3 से स्टार्ट होने वाला है 3,9, ये भी बिलोंग करता है R से।
बट क्या इस 3 को छोड़ के क्या 19 बिलोंग करता है आर से? नहीं करता, तो ये बिलोंग नहीं करता तो नॉट ट्रांजिटिव। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन ये जो मेथड मैंने आपको बताया है ये मेथड सभी क्वेश्चंस में सेम रहेगा, चाहे उसमें आर को हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन ये केवल उन्हीं में लगेगा जिनमें आप आर को रोस्टर फॉर्म में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए सेकंड पार्ट और करते हैं हम। देखिए सेकंड पार्ट में R is relation in set n of natural number. R is a relation in set n defined as, कैसे कि R equals to xy such that y equal to x plus 5 and x less than 4। तो देखिए अब क्या रहेगा कि भाई हमने पहले इसको रिफ्लक्स से चेक करना है। लेट करेंगे कि x बिलोंग करता है, एक की बजाय यहां पे नेचुरल नंबर का सेट है, हम x सपोज कर देते हैं एक नेचुरल नंबर है। अब उसके लिए हम पुट कर देते हैं y इक्वल टू x इन r की कंडीशन के अंदर y की जगह x पुट कर देते हैं, तो x इक्वल x प्लस 5। क्या कोई खुद से 5 बड़ा हो सकता है? यानी कि x इक्वल x प्लस 5, कोई खुद से 5 तो बिल्कुल भी बड़ा नहीं हो सकता। अगर इसको आगे सॉल्व करें हम, x माइनस एक्स इक्वल टू 5 मीन्स 0 इक्वल टू 5, ये तो बिल्कुल फॉल्स आ गया, मीन्स विच इज नॉट ट्रू। अगर ये ट्रू नहीं है तो वी से दैट, सो दिस इंप्लाइज दैट कि x, x बिलोंग नहीं करता है R से, देन सो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। कंप्लीट हो गया ये। उसके बाद देखिए अब हम सिमेट्रिसिटी चेक करते हैं। सिमेट्रिक में हम क्या लेके चलेंगे, हम लेट कर लेते हैं कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। हम एक्स वाई को आर से बिलोंग सपोज करके चलेंगे। अगर ये आर से बिलोंग करता है तो 100% ये आर की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि क्या होगा कि y इक्वल होगा x प्लस 5 के। अब हमने क्या प्रूव करना है, क्या yx बिलोंग करता है r से? yx कब बिलोंग करेगा? देखिए जब xy r से बिलोंग करता है तो क्या होता है, सेकेंड एलिमेंट इक्वल फर्स्ट प्लस 5। उसी तरह अगर y x बिलोंग करेगा r से तो क्या होगा, सेकेंड एलिमेंट इक्वल फर्स्ट प्लस 5। ये होना चाहिए। तो देखते हैं क्या ये होएगा। तो हम यहां से x की वैल्यू निकालते हैं। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल आ जाएगा y माइनस 5। भाई ये 5 उधर जाके माइनस हो गया। तो देखो x इक्वल है y माइनस 5 के। जब y में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब वो x के इक्वल होगा। अगर हम सब्ट्रैक्ट की बजाय y में 5 ऐड कर देंगे तब थोड़ी ना वो इक्वल आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि x इज नॉट इक्वल टू y प्लस 5। x जो है वो y प्लस 5 के इक्वल नहीं कह सकते हैं हम, क्योंकि ये तो हमने ऊपर दी गई कंडीशन से प्रूव कर लिया है। क्योंकि x तो y माइनस 5 के इक्वल है तो वो y प्लस 5 के इक्वल नहीं है। तो सो दिस इंप्लाइज दैट कि yx डज नॉट बिलोंग टू r, ये r से बिलोंग नहीं करता है। देन सो r इज नॉट सिमेट्रिक। उसके बाद आता है ट्रांजिटिव। भाई ट्रांजिटिव के लिए हम दो एलिमेंट लेके चलेंगे। लेट एक्स वाई बिलोंग करता है R से एंड वाई जेड बिलोंग करता है R से। जब एक्स वाई बिलोंग करता है R से
तो ये r की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा और ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। देन दिस इंप्लाइज दैट कि भाई y इक्वल हो जाएगा x प्लस 5 एंड यहां से z इक्वल हो जाएगा y प्लस 5। भाई सेकेंड एलिमेंट इक्वल फर्स्ट प्लस 5, सेकेंड एलिमेंट इक्वल फर्स्ट प्लस 5, यहां पे सेकेंड एलिमेंट z फर्स्ट प्लस 5। अब हमें चेक करना है कि क्या xz बिलोंग करता है r से। xz कब बिलोंग करेगा? जब सेकेंड इक्वल रहेगा फर्स्ट प्लस 5 के, यानी कि z को और x की टर्म में लेके आना है, y की वैल्यू को हटाना है इक्वेशन से। तो यहां से y की वैल्यू को इसमें पुट कर दो। दिस इंप्लाइज दैट कि z इक्वल हो जाएगा y की जगह आ गया x प्लस 5 प्लस 5 मीन्स z इक्वल आ गया x प्लस 10, यानी कि z जो है वो x प्लस 10 के इक्वल है। भाई जब z x प्लस 10 के इक्वल है तो वो x प्लस 5 के इक्वल तो नहीं रहा। दिस इंप्लाइज दैट कि z इज नॉट इक्वल टू x प्लस 5 एंड दिस इंप्लाइज दैट कि xz नहीं बिलोंग करता है r से, तो सो r इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसको अगर आप रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते तो x की वैल्यू है लेस देन 4 और x एक नेचुरल नंबर है, तो लेस देन 4 में x की वैल्यू 1 2 3 हो जाते, तो r इक्वल हो जाता x की वैल्यू जब आप 1 रखते तो y की वैल्यू 6 आती, 2 रखते तो y की वैल्यू 7 आती, 3 रखते तो y की वैल्यू 8 आ जाती। ये हमारा पूरा रिलेशन आ जाता। अब देखो 1 नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है बट 1 1 जो होगा वो बिलोंग नहीं करेगा r से, तो नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्री के लिए हम देखेंगे 1 6 बिलोंग करता है r से बट 6 1 डज नॉट बिलोंग टू r। भाई 1 6 तो r में है, 6 1 नहीं है r के अंदर, तो नहीं है ये सिमेट्री। उसी तरह ट्रांजिटिव का केस लेते, ट्रांजिटिव में पहली दो ही कंडीशन जो होती थी एक्स वाई और वाई जेड, ये नहीं सेटिस्फाई हो रही है, तो ये ट्रांजिटिव कहां से होगा? तो ये सेकंड जो पार्ट है ये हमने किया है स्टैंडर्ड मेथड से, और हमारा जो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके तब भी कर सकते थे। तो इसका लास्ट ये पार्ट और मैं करा रहा हूं, थर्ड पार्ट देखते हैं। तो देखिए थर्ड पार्ट में है रिलेशन r इन सेट A डिफाइंड एज r इक्वल टू दिस। अब हम इसको चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। भाई रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए हमारे पास सेट तो A है और रिलेशन ये है, तो हम एक पहले A से एक एलिमेंट मानेंगे, लेट x बिलोंग्स टू A। अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे r के अंदर, पुट y इज इक्वल टू x इन r, तो क्या हो जाएगा भाई y की जगह आ गया x इज डिविजिबल बाय x। क्या ये ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है भाई, हमने y की जगह पे x पुट किया है, तो x इज डिविजिबल बाय x। हर एलिमेंट खुद से डिविजिबल होता है, तो आप लिखेंगे विच इज ट्रू। अगर ये ट्रू है तो दिस इंप्लाइज दैट कि x कोमा x बिलोंग कर गया r से। अगर ये बिलोंग करता है r से तो हम कह सकते हैं सो r इज रिफ्लेक्सिव। r रिफ्लेक्सिव प्रूव हो चुका है भाई। अब सेकेंड हम सिमेट्रिक लेते हैं। सिमेट्रिक में हम लेट करेंगे कि एक एक्स वाई है वो बिलोंग करता है r से। अगर एक्स वाई r से बिलोंग करता हुआ हम लेट करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि ये जो r की कंडीशन है वो इसके लिए तो ट्रू होगी। दिस इंप्लाइज दैट कि y इज डिविजिबल बाय x। हमें पता चल गया कि y जो है वो x से डिविजिबल है।
तो y जब x से डिविजिबल है, देखिए जब आप y को डिवाइड करते हैं x से तो रिमाइंडर तो आएगा 0 और यहाँ पे सम कोई भी नंबर आएगा, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ x। हम इसको इन दोनों की मल्टीप्लाई इक्वल टू y ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब हमने इस कंडीशन का यूज करके प्रूव करना है क्या x डिविजिबल है y से। हमने चेक करना है कि क्या yx बिलोंग करता है r से। भाई yx कब होगा, देखिए जब xy बिलोंग करता है r से, तो कब, जब सेकंड एलिमेंट इज डिविजिबल बाय फर्स्ट। तो यहाँ पे x इज डिविजिबल बाय y लेके आना है हमने। और x y से कब डिविजिबल होगा, जब हम यहाँ पे y से डिवाइड करें, यहाँ पे कोई मल्टीपल आए और रिमाइंडर आए 0, और जो मल्टीपल होता है ये इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो देखिए दिस इंप्लाइज दैट अगर आप यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो ये 1/m और यहां पे आएगा y। अगर यहां पे आप यहां पे लिखेंगे m बिलोंग्स टू z, z पॉजिटिव, वो भी पॉजिटिव इंटीजर आता है। भाई जब यहां पे कोई z m पॉजिटिव इंटीजर आएगा तो 1/m जो होगा, तो अब यहाँ पे जो 1/m होएगा that does not belongs to z पॉजिटिव। अब वो इंटीजर नहीं रहेगा, वो एक रेशनल नंबर बन चुका होगा, यानी कि जो पार्ट आएगा आंसर वो डेसिमल में आए, यानी कि कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। दिस इंप्लाइज दैट कि x इज नॉट डिविजिबल बाय y। दूसरा आप ये भी समझ सकते हो कि भाई y डिविजिबल बाय x है, यानी कि जैसे 8 है वो 2 से डिवाइड होता है, तो क्या उल्टा 2 8 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा भाई। रिमाइंडर 0 इसके अंदर डेसिमल में तो आंसर आ जाएगा, लेकिन ऐसे डिवाइड नहीं कर पाएंगे हम इसको। तो इसीलिए y इज नॉट डिविजिबल बाय, सॉरी x इज नॉट डिविजिबल बाय y। अगर x y से डिवाइड नहीं होता है तो इसका मतलब yx डज नॉट बिलोंग टू r। अगर ये r से बिलोंग नहीं करता है तो दिस इंप्लाइज दैट, सो वी कैन से दैट r इज नॉट सिमेट्रिक। भाई उसी तरह से हम ट्रांजिटिव का केस लेते हैं। ट्रांजिटिव में हम लेट करेंगे कि x y ये बिलोंग करता है r से, और साथ में y z लेके चलेंगे जो बिलोंग करता है r से। तो दिस इंप्लाइज दैट जब हमने ये सपोज किए हैं तो ये तो 100% r की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। दिस इंप्लाइज दैट y इज डिविजिबल बाय x एंड यहां से z इज डिविजिबल बाय। अब इन दोनों को देखिए, थोड़ा सा हम देखते हैं हम ध्यान से। y इज डिविजिबल बाय x, मान लीजिए 4 डिवाइड होता है 2 से, और z इज डिविजिबल बाय y, और z है जो वो 2 से y से होता है डिविजिबल, y की जगह पे 4 है। कहने का मतलब है x y को डिवाइड करता है और y z को डिवाइड करता है, तो x भी तो डायरेक्ट डिवाइड करेगा, x डायरेक्ट भी उसको डिवाइड करेगा। तो आप यहां पे लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट ऑल्सो z इज डिविजिबल बाय x। तो जो z होगा वो भी x से डिविजिबल हो जाएगा। सो वी कैन से दैट xz belongs to r and so r is transitive। तो ये r जो है वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो आपको यही कंडीशन लेके चलनी है बाकी सभी क्वेश्चंस में। मैं इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखा देता हूं। अगर यहाँ पे आपको r को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो थोड़ा लेंथी होगा कन्वर्ट करना। देखो वो y जो x से डिविजिबल होंगे वो लेना है, तो भाई 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 डिवाइड होता है। अब देखो 1 किस किस को डिवाइड करता है, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6।
अब 2 डिवाइड करता है 2 2 को, 2 4 को, 2 6 को। फिर 3 देखते हैं, 3 डिवाइड करेगा 3 3 को, 3 6 को। अब 4 डिवाइड करेगा 4 4 को, 5 करेगा 5 5 को, 6 करेगा 6 6 को। ये पूरा का पूरा R हमने लिख दिया है। अब देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 सारे के सारे एलिमेंट A में हैं। तो देखिए 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, 5 5 भी है, 6 6 भी है। तो आपको लिखना है फॉर ऑल x belongs to A, x, x belongs to R. So R is reflexive. क्योंकि सबको तो लिख के दिखाएंगे नहीं हम हर एलिमेंट को, तो उसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना दिया हमने कि वो सारे x, ये x जो कि A से बिलोंग करते हैं, उन सब के लिए x, x जो है वो R से बिलोंग करता है। सो R is reflexive. अब देखिए सिमेट्रिक का केस देखिए, ये सिमेट्रिक नहीं आया था। तो देखिए यहां पे अगर हम बात करें 1 2 की, 1 2 तो बिलोंग करता है R से, वो तो है। क्या इसमें 2 1 है? कहीं पे नहीं है। तो but 2 1 does not belong to R, so R is not symmetric. ये सिमेट्रिक नहीं है। उसी तरह अगर हम ट्रांजिटिव की बात करें, अब देखो 1 1, अब 1 से स्टार्ट होने वाले ट्रांजिटिव अगर ये करते हैं तो ये इजी पड़ेगा। अब इसके अंदर ये मुश्किल हो जाएगा, हमें सारे एलिमेंट्स के लिए चेक करना पड़ेगा। 1 1 यहाँ पे, अब 1 से स्टार्ट होने वाले जितने भी वो देखो, 1 से स्टार्ट होने वाला 1 2, तो इस 1 और इस 1 को छोड़ के 1 2 इसके अंदर होना चाहिए, ये है यहाँ पे। फिर 1 3 आ गया, इस 1 और इस 1 को छोड़ के 1 3 होना चाहिए, है यहाँ पे। 1 4 आ गया, इस 1 और इस 1 को छोड़ के 1 4 इसके अंदर होना चाहिए, है। उसी तरह 1 5 1 6 भी हो जाएगा। अब नेक्स्ट एलिमेंट पे आगे 1 2, अब 2 से स्टार्ट होने वाले सारे चेक करने हैं। 1 2 2 से स्टार्ट होने वाले 2 है यहाँ पे, इस 2 और इस 2 को छोड़ के 1 2 इसके अंदर होना चाहिए, जो कि है। अब 2 से स्टार्ट होने वाला ये है, इस 2 और इस 2 को छोड़ के 1 4 इसमें होना चाहिए, ये रहा। फिर नेक्स्ट 2 से स्टार्ट होने वाला ये है, इस 2 और 2 को छोड़ दें तो 1 6 होना चाहिए, है 1 6। और 2 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है। नेक्स्ट एलिमेंट 1 3 पे आ गई। अब 3 से स्टार्ट होने वाले सारे चेक करने हैं। 1 3 से स्टार्ट होने वाला ये, इस 3 और 3 को छोड़ के 1 3 होना चाहिए, ये रहा। नेक्स्ट 3 6 है, तो इस 3 और 3 को छोड़ के 1 6 होना चाहिए था, ये रहा। फिर 3 से स्टार्ट होने वाला और कोई नहीं है। 1 4, तो 4 से स्टार्ट होने वाले सारे चेक करने हैं। 4 से स्टार्ट होने वाला ये 1 4, इस 4 को छोड़ के ये 4, तो इस 4 और इस 4 को छोड़ दिया तो 1 और ये 4, 1 4 इसके अंदर होना चाहिए था, ये रहा। फिर नेक्स्ट 4 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है। फिर 1 5, अब 5 से स्टार्ट होने वाला चेक करना है। 5 से स्टार्ट होने वाला ये है, तो 1 5 5 5, इस 5 को और इस 5 को छोड़ के वहां से 1 और यहां से ये बाद वाला 5 ले लिया, तो 1 5 होना चाहिए, ये रहा। उसी तरह इसके लिए 1 6 होना चाहिए था, ये। यानी कि सब के लिए आपको चेक करना पड़ेगा, तब जाके आप लास्ट में लिखेंगे कि ये सिमेट्रिक है। लेकिन फिर भी अगर पूरा ओवरऑल लिखना है तो आप लिख दें फॉर ऑल x y belongs to R and y z belongs to R, also x z belongs to R, so R is a ट्रांजिटिव। तो भी आप केवल इतना लिख के भी उसको दिखा सकते थे, लेकिन ये तब लिखना है जब आप ऐसे चेक कर चुके हो हर एलिमेंट के लिए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम देखिए, हमने अभी इस वीडियो के अंदर अपना बेसिक कंप्लीट किया है और साथ में केवल एक क्वेश्चन हमने सीखा है। तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, साथ में नोटबुक पेन लेके बैठिए। कहीं पे कोई डाउट है तो आप साथ में नोटबुक से, साथ में टेक्स्ट बुक से क्वेश्चंस को, स्टेटमेंट को प्रॉपरली पढ़िए और फिर वीडियो को देखिए कैसे उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया गया है। आप 100% उसको सीख पाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम। थैंक यू।